मेरी मम्मी पापा में तलाक हो गया है। ना चाहते हुए भी बंटी। तलाक। तलाक क्या होता है? तो नहीं जानता? बुद्धू कहीं का। मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना उसे तलाक कहते हैं। तुझे कैसे मालूम? मेरी अम्मा बता रही थी, पापा बता रहे थे। बंटी तब भीतर ही भीतर कहीं अपमानित हो आया। ठाए ठाए वह हवा में बंदूक दागने लगा और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वापस लौट आया। मन में जाने कैसा गुस्सा उफन रहा था। उसके मम्मी पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ, वे तो शुरू से ही साथ नहीं रहते। वह तो हमेशा से ही मम्मी के पास रहता है। उसकी मम्मी कोई ऐसी वैसी नहीं है, कॉलेज की प्रिंसिपल है। आते जाते लोग कैसे सलाम ठोकते हैं। करेगा कोई ऐसे सलाम इनकी अम्मा को। और पापा पास नहीं रहते तो क्या हुआ, उसे प्यार तो खूब करते हैं। टीटू के पापा तो जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। उस दिन उसके सामने ही कैसा कान उमेठा था कि पैं बोल गई। सारा चेहरा सुर्ख हो आया। अच्छा है, पापा के साथ रहो, डांट खाओ, पीटो और कान खिंचवाओ। पर मम्मी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मम्मी उसे पापा की बात बताती क्यों नहीं है? कितनी ही बार उसने मम्मी से यह बात करनी चाहिए, पर जब भी वह ऐसी बात करता है मम्मी का चेहरा जाने कैसा कैसा हो जाता है। उसे डर सा लगने लगता है। फिर उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। इस बार पापा आएंगे तो वह पापा से पूछेगा कि वे दोनों दोस्ती क्यों नहीं करेंगे। पापा तो उसकी बात बहुत मानते हैं। जहाँ कहता है वहीं घुमाने ले जाते हैं। पापा जो मांगता है वही दिला देते हैं। ये बात नहीं मानेंगे। अब तो वह बड़ा हो गया है, पापा को समझा सकता है। पर मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हुई? मम्मी कभी पापा की बात नहीं करती। पापा आते हैं तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं, मम्मी को बुलाते भी नहीं, मम्मी की बात भी नहीं करते। क्या इतने बड़े बड़े लोग भी लड़ते हैं ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ही ना हो? क्या मम्मी को पापा की याद नहीं आती होगी? शाम को मम्मी लॉन में पलंग डालकर लेटी हैं। मौसम में हल्की सी ठंडक है, पर फिर भी बाहर खूब अच्छा लग रहा है। मम्मी की छाती पर एक खुली हुई किताब उल्टी रखी है। आसमान में जाने क्या देख रही है मम्मी? बंटी दौड़ दौड़ कर क्यारियों में पानी डाल रहा है। टीटू पाइप लेकर पौधे धो रहा है। धुलकर पत्तियां कैसी चटकीली उठती हैं। रात रानी की महक धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। हर पौधे, हर फूल और हर गंध के साथ बंटी का जैसे बड़ा गहरा संबंध है। पानी दे चुकने के बाद बंटी ने एक बड़ा सा मोगरे का फूल तोड़ा। इस बगीचे में से फूल तोड़ने का अधिकार केवल बंटी का है, क्योंकि यह बगीचा केवल उसी का है। बिना उससे पूछे तो मम्मी भी नहीं तोड़ सकती। फूल लेकर वह चुपचाप गया और लेटी हुई मम्मी के बालों में पूछ दिया। मम्मी बड़ा मीठा सा मुस्कुराई और पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। लाड कर रहा है मम्मी का, और बैठकर फूल को ठीक से पीछे की ओर लगा दिया। इस समय मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। वैसे तो शाम के समय मम्मी बिल्कुल उसकी अपनी हो जाती है। बालों की खूब ढीली ढाली चोटी और चेहरा भी एकदम मुलायम सा। कोई तनाव नहीं, कोई सख्ती नहीं। हमेशा ही इस समय बंटी को मम्मी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर। कभी कभी वह मम्मी की नजर बचाकर एक टक मम्मी को देखता रहता है। मम्मी की थोड़ी का दिल उसे बहुत अच्छा लगता है। रात में पास लेटता है तो अक्सर उस पर धीरे धीरे उंगली। उसे आज भी याद है पहली बार जब उसने ऐसा किया था तो मम्मी जैसे चौंक गई। एकदम उसका हाथ हटा दिया और बड़ी देर तक उसके चेहरे पर जाने क्या देखती रही कि अजीब अजीब नजर। फिर एक गहरी सांस छोड़कर वे छत की ओर देखने लगी थी। उनका चेहरा ना जाने क्यों बड़ा उदास और बेजान हो आया था। वह जैसे भीतर ही भीतर सहम गया था। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी इतनी उदास हो गई। और उसने तय कर लिया कि अब वह कभी तिल पर हाथ नहीं रखेगा। 3-4 दिन बाद मम्मी ने खुद ही उसकी उंगली लेकर तिल पर रख। तेरा मुझे अच्छा लगता है और हंसने लगी। मम्मी भी सचमुच अजीब हैं। इन्हें कभी कभी कुछ हो जाता है। आज रात में तिल पर उंगली फेर फेर कर ही बात करेगा, पापा वाली बात। अब वह सब समझता है। इसी में रामायण महाभारत की लड़ाई की बात समझ ली। मम्मी पापा की लड़ाई की बात नहीं समझ सकता। मम्मी बताएं तो टीटू के अम्मा पापा उसे सब बता सकते हैं और मम्मी उसे नहीं बता सकती। सवेरे की कचोट जैसा फिर ताजी हो गई। टीटू को दिखाते हुए बंटी मम्मी के गले से झूम गया। लो देख लो मम्मी कैसा दुलार करती है मेरा। तुम झूमो तो जरा अपनी अम्मा के गले में, ना झटक कर अलग कर दें तो। ना रहे पापा उसके पास, उससे क्या? मम्मी अकेली जितना प्यार करती है उसे तुम्हारे अम्मा पापा मिलकर भी उतना नहीं कर सकते।
और उसकी आंखों के सामने खटिया पर नंगे बदन बैठे, कभी खांसते तो कभी पेट पर हाथ फेरते टीटू के पापा और हल्दी के दागों से भरी साड़ी पहने अम्मा घूम गई। तब मन एक गर्वयुक्त तृप्ति से भर गया। खुलस कर उसने कहा, मम्मी आज बहुत बहुत लंबी वाली कहानी सुनाओ। कहानी चल रही है सात भाई चंपा की। सौतेली माँ ने ऐसे सातों लड़कों को मरवा कर गड़वा दिया। जहां जहां बच्चे गाड़ी गए वहां वहां चंपा का एक एक पेड़ उगाया। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। हाँ, और नहीं तो क्या, मार कर गड़वा देती है। बच्चों के पापा ने क्यों नहीं कुछ कहा। सौतेली माँ ने उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। हाँ, ऐसा भी कभी हो सकता है, झूठ। सात बच्चे गायब हो जाए और पापा को पता ही नहीं लगे। हाँ, होता है ऐसा। पापा कोई ऐसा वैसा आदमी था, राजा था। उसके पास राज्य के बहुत सारे काम थे, बच्चों का ख्याल ही नहीं रखा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बच्चों का ख्याल कभी रहता ही नहीं। यह तो माँ ही होती है जो। और मम्मी एकाएक चुप हो गई। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही है। क्या देखती रहती है मम्मी आंखें गड़ा कर, कभी आसमान में कभी छत में। उसे तो वहां कभी कुछ नहीं दिखाई देता। एकाएक ख्याल आया, पापा की बात पूछ ले मम्मी। हम्म। बंटी पसो पेश में कैसे पूछे। मम्मी ने कहीं डांट दिया या कि मम्मी बहुत उदास हो गई तो शाम और रात में ही तो वह मम्मी के बहुत बहुत पास हो जाता है। सवेरे तो इन्हीं मम्मी में एक और मम्मी निकल आती। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा, आंखें आसमान पर टिकी हुई, लटें चेहरे पर बिखरी हुई। सचमुच मम्मी सुंदर है। वह बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी। मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई थी। चल, तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी, पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते। मम्मी चुप। आज टीटू कह रहा था। क्या कह रहा था टीटू। मम्मी एकदम बंटी पर छुपाई आवाज की सख्ती से। बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया। बता क्या कह रहा था टीटू। टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया, अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे, तू और टीटू ये सब बातें करते रहते हो। मम्मी की आवाज में गुस्सा था या दुख पता नहीं। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कह रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब भी नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं। जब देखो उनके घर वाले पापा की बात जरूर करते हैं। बंटी रुआसा हुआ है। मम्मी एकाएक ढीली हुई, ठंडी सांस खींचकर बोली, करने दो। इन लोगों के पास ये बातें ना हो तो ये जिए कैसे बेचारे। फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या, मैं तो हूं तेरे पास। और उसके बाद बंटी ने कुछ भी नहीं पूछा। बंटी से कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा। मम्मी उसे कितना ही प्यार करें फिर भी वह मम्मी से कहीं डरता जरूर। कितनी बातें सोची थी उसने आज कहने के लिए। दिन में कई बार दोहरा दोहरा कर भी देख लिया था, पर हमेशा की तरह बात बीच में ही टूट गई। मम्मी चुप चुप उसके बालों और गालों पर उंगलियां फिराने लगी। दोनों चुप हो गए तो दूर लेटी टूटी की आवाज ही हवा में थिरकती रही। उखड़ा बिखरा स्वर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। हवा में ठंडक बढ़ गई। चल भीतर चल। और बंटी मम्मी के पीछे पीछे अंदर चला गया। बाहर था तो जैसे मन के सारे प्रश्न चारों ओर फैले हुए थे। कमरे में आते ही सब सिमट कर मन में समा गए। और बंटी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कैसे पूछेगा, क्यों नहीं बताती मम्मी उसे कुछ। अच्छा, मम्मी को क्या कभी भी पापा की याद नहीं आती। वह तो टीटू या पुन्नी से अगर लड़ाई कर लेता है तो 2-3 दिन तो बिना बोले रह लेता है। अकेला अकेला खेलता रहता है, पर उसके बाद तो ऐसा जी घबराने लगता है कि बोले बिना रहा ही नहीं जाता। कुछ ना कुछ बहाना निकाल कर फिर दोस्ती कर लेता है। अकेला अकेला अकेले भी कितने दिन तक आते। पर मम्मी तो हमेशा से ही अकेली रह रही है। तलाक में फिर क्या दोस्ती हो ही नहीं सकती। किससे पूछे, कल टीटू से ही पूछेगा। टीटू अगर तलाक की बात जानता है तो तलाक की दोस्ती की बात भी जरूर जानता हो। शनिवार को मम्मी लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती। खाना खाकर मम्मी उठी और सोने के कमरे के सारे पर्दे खींच दिए। कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया। अभी तो उतनी गर्मी नहीं है, वरना मम्मी रोशनदानों में भी काले या भूरे कागज चिपकवा देती। गर्मी में उन्हें रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और बंटी है कि उसका अंधेरे में जैसे जी घबराता है। अंधेरा यानी कि सो, रात भर अंधेरा रहता है और रात भर वह सोता भी। अब दिन में भी अंधेरा कर दोगे तो कोई रात थोड़ी ही होगी, और रात नहीं तो सोए कैसे। पर मम्मी सुनती है कोई बात। मम्मी सुनती है कोई बात। बंटी,
चलो सो, और पकड़ कर पलंग पर डाल देती है। बंटी जानता है कि कुछ भी कहना सुनना बेकार है, इसलिए जैसे ही मम्मी ने पर्दे खींचे चुपचाप आकर पलंग पर लेट गया। जब तक आंखें खुली हैं, नजर कमरे की दीवारों में कैद है, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती। और न जाने कहाँ कहाँ के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं आंखों के सामने। परी लोग की परियां और पाताल लोग की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल जाती। अच्छा, अगर कोई उसे जादू के पंख या उड़ने वाला घोड़ा दे दे तो वह क्या करे? एकदम पापा के पास चला जाए और उन्हें चौंका दे। अचानक उसे या आया देख पापा कितने खुश हो जाएंगे। इधर मम्मी ढूंढ ढूंढ कर पड़े, बाहर देखेंगी, टीटू के घर में जाएंगी, कुन्नी के घर जाएंगी, पुप्पी सारे में दौड़ती फिरेगी और वह जादू की टोपी पहने सब कुछ देखता रहेगा। परेशान होती मम्मी को इधर उधर दौड़ती हुई बौखलाई सी पुप्पी, और जब मम्मी रो पड़ेगी तब झट से टोपी उतार कर उनके गले में लिपट जाएगा। पर ये सब चीजें मिलती कहाँ? सारी कहानियों में इनकी बातें हैं, पर किसी ने भी यह नहीं लिखा कि ये मिलती कहाँ है। कोई साधु मिल जाए तो बता सकता है, या उसके पास भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। मम्मी सो गई। एक क्षण बंटी मम्मी को देखता रहा, कहीं पलकें हिला तो नहीं हिल तो नहीं रही। तभी ख्याल आया, सोती हुई मम्मी कितनी अच्छी लगती है। अच्छा, मम्मी तरह तरह की कैसे हो जाया करती है। टीटू की अम्मा को तो कभी भी जाकर देख लो, हमेशा एक सी रहती है, फूकती भी। बंटी दबे पांव पलंग से उतरा, धीरे से कमरे के बाहर निकला और दौड़कर करौंदे की झाड़ियों के पास पहुंच गया। पुन्नी ने कहा था बंटी अगर उसे खूब सारे करौंदे तोड़ कर देगा तो वह बंटी को करौंदे की माला बना कर देगी। खूब सुंदर थे। टीटू भी आ जाता तो दोनों मिलकर तोड़ते, पर वह बुलाने तो नहीं जाएगा, नहीं ही जाएगा। वहां उसकी अम्मा मिल गई तो बस कबाड़ा। कोई बात नहीं, वह अकेला ही तोड़ेगा। अचानक लोहे का फाटक बजा तो बंटी घूम पड़ा। अरे वकील चाचा, पसीने में सराबो। वकील चाचा एक तरफ से हाँफते हुए अपनी पतली सी छड़ी हिलाते हुए चले आ रहे थे। चिपचिपाते हाथों को कमीज से ही पोंछता हुआ बंटी दौड़ा और वकील चाचा की बाहों से झूल गया। अब कब आए चाचा? क्यों रे, तू ऐसी भरी धूप में यहाँ करौंदे तोड़ रहा है? धूप? कहाँ, मुझे तो नहीं लग रही। बंटी दुष्टता से हंस रहा है। हाँ धूप कहाँ, ये तो चांदनी है ना, शैतान कहीं का। शकुन घर में है या कॉलेज? शनिवार को तो 1 बजे ही छुट्टी हो जाती है कॉलेज की, भीतर सो रही है। और फिर मम्मी ओ मम्मी, वकील चाचा आए हैं कि बिगुलनाथ के साथ ही बंटी चाचा को भीतर लेकर भीतर घुसा। भारी नींद में मम्मी उठी और वकील चाचा को सामने देखकर जैसे एकदम सटपटा गई। साड़ी ठीक करके उठती हुई बोली, अरे आपका भाई? यह बंटी वहां करौंदे तोड़ रहा था ऐसी धूप में। मम्मी पूछ रही है आप कब आए? पहले उनकी बात का तो जवाब दीजिए। तू बड़ा तेज हो गया है। वकील चाचा ने अपनी टोपी उतार कर मेज पर रखी और ठीक पंखे के नीचे बैठ गए। अभी तो जरा भी गर्मी नहीं है, और चाचा के इतना पसीना, तुम्हारे यहाँ आज आया हूँ तो समझ लो शहर में आज ही आया। क्यों रे, तो उठकर फिर करौंदी तोड़ने चला गया? तुझे नींद नहीं आती तो फिर पढ़ता क्यों नहीं? इम्तिहान नहीं पास आ रहे? आंख लगी नहीं कि गायब। मम्मी सचमुच ही गुस्सा होने लगी, पर बंटी है कि अभी भी हंस रहा है। चाचा इस समय कवच की तरह उसके सामने बैठे हैं। मम्मी का गुस्सा बेकार। चाचा, आपको जितनी गर्मी लग रही है उससे तो लगता है कि आप ठंडा ही पिएंगे, बोलिए क्या लाऊं? चाचा की आंखों में एकाएक लाड़ उमड़ आया। बड़ी खातिर करना सीख गया। तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है। मम, मैं अभी आई, कहकर मम्मी अंदर चली गई। शायद मुंह धोने या चाचा के लिए कुछ ला। बंटी धीरे से सरक कर चाचा के पास आया और उनकी कुर्सी के हत्थे पर बैठता हुआ बोला, चाचा पापा कब आएंगे इस बार? इस प्रश्न में पापा के बारे में जानने की इच्छा भी थी, साथ ही यह उत्सुकता भी कि पापा ने कुछ भेजा हो चाचा के साथ तो चाचा निकाले। पता नहीं क्यों चाचा एकटक उसका चेहरा ही देखने लगे। घनी भौहों के नीचे कुछ अंदर को धंसी आंखें जाने कैसी गीली गीली हो गई। बड़े दुलार से पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, पापा की याद आती बेटे? झेपते हुए बंटी ने गर्दन हिला दी। बंटी को लगा जैसे चाचा कहीं उदास हो गए। पीठ सहलाता हुआ उनका हाँफता सा। पापा की बात कहकर उसने कहीं गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं, जब भी वह पापा की बात करता है सब कुछ गड़बड़ा जाता है। किससे करे वह पापा की बात? किससे पूछे उनके बारे में? पापा भी आएंगे बेटा, मैं जाकर उन्हें भेजूंगा। चाचा का स्वर इतना बुझा बुझा क्यों है?
ये तो हमेशा इतने जोर जोर से बोलते हैं जैसे क्लास में पढ़ा रहे। मैं तो इस बार मिलकर भी नहीं आ सका, वरना जरूर तेरे लिए कुछ भेजते। और चाचा बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे, मानो कुछ ना लाने की कमी वे प्यार से ही पूरी कर देंगे। चाचा कुछ लाए भी नहीं, इस सूचना ने बंटी को और भी खिन्न कर दिया। वरना जब भी चाचा आते हैं पापा उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ भेजते हैं, और शायद यही कारण है कि चाचा अच्छे लगते हैं। चाचा का आना अच्छा लगता है। जो बंदूक तुम्हारे लिए भेजी थी वह तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। आपने देखी थी? बंदूक के नाम से ही जैसे मरा हुआ उत्साह एक क्षण को जाग उठा। हमने साथ ही जाकर तो खरीदी थी। फिर चाचा यूं ही कमरे में इधर उधर देखने लगे। ये चित्र तुमने बनाए हैं? दीवारों पर मम्मी ने उसकी पेंटिंग्स गत्ते पर चिपका कर लटका रखी, 3 शीशे के फ्रेम में मढ़वा रखी। हाँ, बड़े गर्व से बंटी ने कहा, स्कूल में मेरी और भी अच्छी अच्छी रखी, आर्ट क्लब का चीफ। अच्छा, चाचा ने शाबाशी देते हुए उसकी पीठ थपथपाई और फिर जैसे कहीं से उदास हुआ हो गए। पर यह भी कोई उदास होने की बात हुई भला? इतने में मम्मी घुसी, हाथ में ट्रे लिए हुए। लगा वह भी मुंह धोकर आई है। वह मुंह भी धोकर आई है। यूं भी सोकर उठती हैं तो मम्मी का चेहरा बहुत ताजा ताजा लगता है। चाचा को गिलास पकड़ाकर मम्मी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुनी है शकुन, कलाकार बनेगा। देखो ना, इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी हैं। मम्मी ने उसे देखा क्या, जैसे लाड़ में नहला दिया। बंटी सोच रहा था मम्मी उसकी तारीफ में कुछ और कहेंगी, और फिर सब चुप हो गए। हमेशा बोलते रहने वाले चाचा भी चुप, और चाचा के सामने चुप रहने वाली मम्मी भी चुप। अंधेरा अंधेरा कमरा और भीतर बैठे लोग, जैसे एक अजीब सी उदासी वहां उतर आई। चाचा कभी एक घूंट पीते हैं, कभी उसकी ओर देखते हैं, तो कभी खिड़की की ओर, पर खिड़की बंद है। खिड़की तो बंद है, उस पर पर्दा पड़ा है, वहां तो देखने को कुछ है ही नहीं। मम्मी एक टक जमीन ही देखे देखे जा रही है, और वह है कि कभी मम्मी को देखता है तो कभी चाचा। चाचा जी, चाची जी, अच्छे हैं बच्चे? आखिर मम्मी ने पूछा। हूँ ठीक है सब। कुछ इस भाव से कहा मानो उन्हें इन सब में कोई दिलचस्पी ही ना। तुम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं जा रही इस बार? नहीं, एक तो पहले से ही कहीं जगह का इंतजाम नहीं किया। यूं भी इस बार कहीं यहीं रहने का इरादा है। मम्मी पापा की बात क्यों नहीं पूछा? लड़ाई में क्या बात भी नहीं पूछते हैं? कलकत्ते में तो अभी से गर्मी शुरू हो गई होगी। यहाँ शाम को तो अभी भी बहुत अच्छा रहता है, और रात को ठंड रहती है। बातें कर रहे हैं, पर बंटी तक को लग रहा है कि जैसे कमरे का मौन नहीं टूट रहा, उदासी नहीं छंट रही है। यह चाचा को क्या हो गया है? वैसे तो चाचा जब भी आते हैं उन्हें मम्मी से बहुत बातें करनी रहती हैं। शाम को या दोपहर को आएंगे, तो रात के पहले कभी नहीं जाएंगे, और जब तक बैठेंगे लगातार कुछ न कुछ बोलते ही जाएंगे। अगर मम्मी थोड़ी देर को उठकर चली भी जाए तो चाचा उससे बातें करने लगेंगे, और कुछ नहीं तो उसका टेस्ट ही ले डालेंगे। टेबल पूछेंगे, स्पेलिंग पूछेंगे। चुप तो चाचा रह ही नहीं सकते। उन्हें इस तरह लगातार बोलते देखकर बंटी को ख्याल आता, अगर इन्हीं कभी क्लास में बैठना पड़े तो बाप रे बाप, सारा दिन सजा खाते ही बीते। मुंह पर उंगली रखे खड़े हैं, या कि मुंह पर डस्टर बांधे बैठे हैं। उसने पिछली बार यह बात मम्मी को बताई तो हंसते हुए उसका कान खींचकर कहा था, यही सब सोचता रहता है बड़ों के बारे में। और फिर देर तक हंसती रही थी। मुंह पर डस्टर बंधे चाचा की कल्पना में वह खुद हंस हंस कर दोहरा
होता रहा। वही चाचा आज चुप है, चुप ही नहीं उदास भी है। अब कितने दिन हैं यहाँ पर? परसों की तारीख है, बस उसी दिन शाम को चला जाऊंगा। फिर एक क्षण ठहर कर बोले, तुमसे कुछ बातें करनी थी, तो सोचा कि एक दिन हाथ में होगा तो ठीक रहेगा। मम्मी की आंखें चाचा के चेहरे पर टिक गई, हजारों सवाल उन आंखों में झलक आए। चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आने लगा। बंटी के मन में जाने कैसा कैसा डर सा सामने लगा। पहले वह कुछ भी जानता समझता नहीं था, जानने समझने की कोई इच्छा भी नहीं थी, पर अब जानने लगा है, और जितना जानता है उससे बहुत ज्यादा जानने, बल्कि सब कुछ जान लेने की इच्छा है। उसे मालूम है कि चाचा पापा के पास से आते हैं और आने पर पापा की ही बातें करते हैं। क्या बातें करते रहे हैं उसे नहीं मालूम, उसने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की, पर इस बार जरूर सुनेगा। हाँ, इतना उसे जरूर मालूम है कि चाचा एक दो दिन के लिए आकर मम्मी को 10-12 दिनों के लिए बदल जाते हैं। कभी कभी तो मम्मी इतनी उदास हो जाया करती थी कि उनसे बात करना भी बंद कर देती, सुलाकर ही ना उसे प्यार से सहलाती ना कहानी सुन। पर पिछली बार मम्मी बहुत खुश हुई थी, इतनी खुश कि बिना बात ही उसे बाहों में भर भर कर प्यार करती रही। तब बंटी को शक हुआ था कि चाचा की छड़ी में तो कोई जादू नहीं है। मम्मी पर फेर कर चले गए और मम्मी बदल गई। तब उसने चुपचाप छड़ी को अपने ऊपर कराकर देखा था, फूफी पर भी कराकर देखा था, पर उनको तो कुछ नहीं। नहीं, छड़ी में नहीं, चाचा की बात में ही कुछ हो। आज पता नहीं कैसी बात करेंगे, उसके बाद मम्मी खुश होंगी या उदास, इस बार वह सारी बात ध्यान से सुनेगा। उसने एक उड़ती सी नजर मम्मी पर डाली। मम्मी की आंखें वैसे ही चाचा पर टिकी हुई, आंखों में वैसे ही सवाल झूल रहे हैं। पर चाचा है कि चुप, बोलते क्यों नहीं है? बात करनी है तो करें बात। वहां खिड़की में क्या देखे जा रहे हैं? बात वहां तो लिखी हुई नहीं है। शकुन, चाचा बोले नहीं, जैसे शब्दों को किसी तरह ढीला। कैसी मरी मरी आवाज निकल रही आज उनकी। टकटकी लगाए लगाए मम्मी की आंखें जैसे पतरा गई। बस मूर्ति की तरह वे बैठी हैं, मानो सांस भी नहीं ले रही। वह चाहता है कि अब इस सारी बात की कानूनी कार्यवाही भी कर ही डाली जाए। चाचा का स्वर कैसा बिखर बिखर रहा है। यही बात कहनी थी चाचा, पर इसका मतलब वह तो पापा है, बात भी पापा की ही है। पर क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्या इसीलिए आपको यहाँ भेजा है? मम्मी का चेहरा ही नहीं, उनकी आवाज भी सख्त हो गई। वही प्रिंसिपल वाला चेहरा। नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से आया था, पर जब आने लगा तो उसने मुझे तुमसे इस विषय में बात करने को कहा था। मैं नहीं आता तो वह खुद शायद तुम्हें लिखता। इसका मतलब चाचा मिलकर आए हैं पापा से, और अभी अभी उसने कहा था कि आने से पहले मिला नहीं। चाचा इतने बड़े होकर भी झूठ बोलते हैं। उसे बड़ों की बात के बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना वह अभी पूछता। चाचा ने शरीर ढीला छोड़कर पीठ कुर्सी पर टिका दी और आंखें मूंदी, जैसे बहुत थक गया। बस हो गई बात, इतनी सी बात करने आए थे। यह भी कोई बात हुई भला? अब कुछ देर आराम कर लीजिए, रात के सफर की थकान भी होगी, बाकी बातें शाम को हो जाएंगी। ऐसी कौन सी नई बात करनी है? वाक्य का अंतिम हिस्सा मम्मी ने जैसे अपने आप से कहा, और बिना चाचा का उत्तर पाए ही अलमारी खोलकर एक चादर निकाली और ड्राइंग रूम की के दीवान पर बिछा दी। चलिए जाकर लेट जाइए, मम्मी ने ऐसे कहा जैसे बंटी को कह रहे। और चाचा भी बिल्कुल चुपचाप उठकर चले गए। पता नहीं वे सचमुच ही थके हुए थे, या पता नहीं वे जैसे पाठ टालना चाह रहे थे। और तू सोता क्यों नहीं है? यहाँ बैठकर गुटर गुटर बातें सुन रहा है? भरी दोपहर में भी तुझे नींद नहीं आती? बंटी उछल कर पलंग में दुबक दिया। पर नींद का कोई प्रश्न ही नहीं। मम्मी की ओर देख कर पूछा, चाचा क्या कहते थे मम्मी? मम्मी ने ऐसी चुभती नजरों से उसे देखा कि वह भीतर तक सहम गया, और खट से उसने आंखें बंद कर ली। पर बंद आंखों से भी वह उस चुभन को महसूस करता रहा। फिर बंद आंखों से ही उसने जाना कि मम्मी भी उसकी बगल में आकर लेट गई है। अब सबको सुलाकर मम्मी जागती रही। चाचा की कही हुई बात क्या बहुत बुरी थी?
अनायास ही मम्मी की उंगलियां उसके बालों को सहलाने लगी, कांपती थिरकती उंगलियां। उन उंगलियों के पोरों में से झर झर कर जाने कैसा स्नेह बंटी की नसों में दौड़ने लगा कि मन में थोड़ी देर पहले जो भय समाया था वह अपने आप ही धीरे धीरे बह गया। पर से ही वह जान गया कि अब तक मम्मी के चेहरे की वह शक्ति भी जरूर पिघल गई हो। उसने धीरे से आंखें खोली। मम्मी हमेशा की तरह छत की ओर देख रही थी। आंख से शायद अभी अभी झरा आंसू कनपटी को भिगोता हुआ बालों की लट में लटका था। मम्मी को उसने उदास होते देखा है, गुस्सा होते और डांटते हुए भी देखा, रोते हुए कभी नहीं देखा। चाचा ने शायद कोई बहुत ही खराब बात कह दी है। चाचा को लेकर उसके मन में एक अजीब तरह का कुछ बोलने लगा। एक तो कुछ लाए नहीं, फिर झूठ बोला, और अब कोई गंदी सी बात कहकर मम्मी शायद बहुत दुखी है। जैसे भी होगा वह मम्मी के दुख को दूर करेगा। ये लोग सारी बात बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो खुद पता लगाएगा। माँ का दुख दूर करने वाले राजकुमार तो कैसे कठिन कठिन काम करते थे। वह सरक कर मम्मी से और सट गया, फिर अपनी छोटी सी बाह मम्मी के गले में डालकर बहुत आग्रह के साथ, बहुत मनोहार के साथ, मुझे बताओ ना मम्मी, चाचा ने क्या कहा? तो सोएगा नहीं बंटी? उदासी में भी मम्मी ने ऐसे करक कर कहा कि बंटी ने चुपचाप आंखें मूंद दी। ढेर ढेर प्रश्नों का, ढेर ढेर कौतूहल का सागर उसके चारों ओर उमड़ने लगा, जिसमें वह डूबता ही चला गया, गहरे और गहरे। और फिर पता नहीं उसे कब नींद आ गई। धूप ढल गई तो मम्मी और चाचा लॉन में आ बैठे। जब से जगा है, इन लोगों के आसपास ही मंडरा रहा है। आज जैसे भी हो उसे सारी बात जाननी, पर चाचा उस तरह की कोई बात ही नहीं कर रहे। उसकी पढ़ाई की बात, मम्मी के कॉलेज की बात और दुनिया भर की बातें कर रहे। पर जो बात करने आए हैं बस वही नहीं कर रहे। शायद वह बैठा है इसलिए। पर वह जाएगा भी नहीं, बैठे रहे रात तक। रात को वह आंख मूंद कर सोने का बहाना करके पड़ा रहेगा और सारी बातें सुन लेगा। बंटी बेटे, तुम शाम को खेलते वेलते नहीं हो? अच्छा जरा बताओ तो, कौन कौन से खेल आते हैं तुम्हें? खेल वे सीधे से क्यों नहीं कहते कि यहाँ से चलते बनो? ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ, तेरा क्या है, मत बताओ मुझे। मम्मी भी ऐसे देख रही है मानो मेरे जाने का इंतजार कर रही। बंटी बिना एक शब्द भी बोले भीतर आ गया, पर मन उसका जैसे वहीं अटका रहा है। नहीं, वह जरूर सुनेगा। मेहंदी की मेड़ के किनारे किनारे घुटनों के बल चलकर वह फिर वहीं आ गया। चाचा की कुर्सी के पीछे मोर पंखी का जो पौधा है उसके पीछे दुबक कर बैठ जाए, तो कम से कम चाचा की बात तो सुन ही सके। बात तो उन्हें ही करनी है, कहीं मम्मी या चाचा ने देख लिया तो बाप रे। इस बात से ही मन भीतर तक कांप गया। तभी भीतर से मन ने धिक्कारा, बस इसी बूते पर कुछ करना चाहते हो? राजकुमार तो राक्षसों के महलों तक में घुस गए, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठा ली, और तुम कुर्सी के पीछे तक नहीं जा सकते? आखिर हिम्मत करके जना जरा भी आवाज किए। पहले मोर पंखी के घने घने पौधों के पीछे आया और फिर सरक कर चाचा की कुर्सी के पीछे। कुछ बड़ा काम कर डालने का संतोष भी मन में था, और कुछ बुरा काम करने का डर भी। पर नहीं, मम्मी का दुख दूर करने के लिए शायद सभी को सभी तरह के काम करने पड़ते हैं। यह मम्मी का काम है, अच्छा काम। मम्मी कुछ बोल रही है शायद, कितना धीरे बोलती हैं, कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा। शायद कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, अजीब बात है। शकुन, ठीक है, साफ सुनाई दे रहा, पर चाचा रुक क्यों? फिर सब चुप। शकुन, जिंदगी चाहने का नाम नहीं। जो अब आवाज इतनी धीरे कर दी कि ठीक से कुछ सुनाई नहीं। बार बार जिंदगी कर रहे हैं पापा की बात। बट्टी थोड़ा और पास सरका, अब शायद मम्मी बोल रही, खूब धीरे बोल रही, फिर भी सुनाई दे रहा है। अपनी मम्मी की तो धीरे से धीरे कही हुई बात भी सकता है, समझ सकता, उम्मीद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वकील चाचा, उम्मीद तो पहले थी ना, पहले थी ना अब है। उम्मीद तो ना पहले थी ना अब है। नहीं, ऐसी बात है। शुरू के 3-4 साल तक तो मुझे बहुत उम्मीद थी, खासकर पट्टी के प्रति उसका रुख देख। बच्चे नहीं, बीच बीच में क्या, बच्चे
बीच बीच में क्या बोलते हैं। एक ख्याल आया, टीटू को ले आता, मैं सारी बात समझ लेता। बात समझ बता, मीरा के साथ तो उसका खूब अच्छा है, यू नो। बीच बीच में पता नहीं यह किसकी बात घुसा दी। चाचा को कभी इम्तिहान देना हो, एकदम लिखना है कुछ और, आप इधर उधर का लिख रहे हैं। ये बोलने ही नहीं देंगे। दोपहर में तो गर्मी और थकान के मारे बोलती बंद हो रही। अब तो फिर पहले की तरह चालू हो गए, भले ही बोले, ऐसी बात तो बोले जो समझ में आए। फिर मम्मी की आवाज सुनाई दी। बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही, यह पता लग रहा है कि आवाज खूब सख्त है। चेहरा भी जरूर सख्त हो गया होगा। मन हुआ एक बार देख ही ले। पीछे बैठते समय जो डर लग रहा था वह धीरे धीरे दूर हो गया। और अब जैसे हौसला बढ़ रहा था, वह कुर्सी से एकदम सट गया। क्या जानता नहीं, इसीलिए तो कह भी दिया। कोई और होता तो कभी बीच में नहीं पड़ता। अजय ने दस्तखत करके फॉर्म दे दिया है, कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना, मैं कचहरी में जमा करके जल्दी ही कोई तारीख देने के हद तेरे की। ये वकील चाचा भी एक थे ही घन चक्कर है। पापा मम्मी की बात के बीच में भी अपनी कचहरी तारीख जरूर लाई। वकील की तुम लो। अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, दोनों गुमसुम होकर बैठ गए। बंटी का मन हुआ वहां से सरक ले, ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो कुछ पूछना है मम्मी से पूछे, क्या बताएं, कुछ भी समझ में नहीं आता। लगता है जब एक बात पूरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है। फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। और जाने कैसे अचानक चाचा का लंबा सा हाथ पीछे को लटका और बंटी के सिर से टकरा गया। बंटी एकदम सकपका गया। ये चाचा भी अजीब है, बात करनी है सीधी तरह से करो, इतना हाथ पैर नचाने की क्या जरूरत है। अरे ये क्या बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। बंटी के काटू तो खून नहीं, छिपकर बातें सुन रहे थे। चाचा मम्मी की ओर इस तरह देख रहे हैं जैसे बंटी नहीं, मम्मी चोरी करते हुए पकड़ ली। बंटी ने नजरें झुका ली। जरूर मम्मी भी वैसी सख्त नजरों से उसे देख रही है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आंख उठाकर एक बार भी देख ले। कि आंखें ही नहीं, उसका सारा शरीर भी जैसे जहां का तहां जम गया। भीतर से बस एक धिक्कार उठ रही है, पता नहीं अपने लिए, पता नहीं चाचा के। अच्छा है चाचा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि यह अब सब कुछ जान ले। आखिर कब तक इससे छिपा कर रखा जा सकता। इसके मन में यह बात बहुत घुमड़ने लगी आजकल। बंटी जैसे उधर आया, मन हुआ दौड़कर मम्मी के गले से लिपट जाए, कह दे चाचा को कि मम्मी तो उसे सब कुछ बताएंगी, क्या कर लेंगे। हाँ हाँ, बताने जानने को कौन मना करता है, पर ठीक से जाने। मेरा मतलब था, यह छिप कर सुनने की आदत ठीक नहीं है। फिर आवाज को बहुत मुलायम बनाकर बोले, बंटी बेटे जाओ खेलो। अच्छे बच्चे हर समय बड़ों के बीच में नहीं बैठते, और बंटी तो बहुत अच्छा, इसमें इतने अच्छे नंबरों से पास होता है, इतनी बढ़िया ड्राइंग करता है। बंटी ने फिर मम्मी की ओर देखा, शायद वे उसे अपने पास बैठने को ही कह दें। टीटू के साथ खेलने नहीं जाएगा बंटी, मम्मी ने बहुत धीमे से पूछा। मम्मी का चेहरा ही नहीं, मम्मी की आवाज भी उदास हो गई लगती है। मैं तो अपने पौधों का पानी दे रहा था मम्मी, रुआसी सी आवाज में बंटी ने एक बार जैसे अपने यहाँ रहने के समय। पानी देते हो अपने पौधों को, और अच्छे बच्चे, शाबाश। खेलने जाओ, अपने टीटी वीटी के साथ खेलो। बंटी ने मन ही मन जीभ चिढ़ाया चाचा को, नाम तक तो लेना आता नहीं, टीटी हो गया। और फिर वहां से तीर की तरह भाग गया, कुछ इस भाव और फुर्ती के साथ मानो उसे वहां बैठने की या कि उन दोनों के बीच की बातचीत सुनने जानने की कोई इच्छा नहीं है। तो बस यूं ही बैठ गया, रखें अपनी बात अपने पास। दौड़ते हुए ही चाचा के अंतिम वाक्य को याद किया, जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी जरूर इस धुरी में ही कोई बात है। ये तो उसे भगा दिया।
टीटू सचमुच बहुत सारी ऐसी बातें जानते कि अम्मा पापा उसके सामने ही सारी सी बातें करते हैं, सब जानता ही है, फिर भी जरूर जानता हूँ। गुलेल में कंकड़ लगाकर पेड़ पर बने घोंसले का निशाना साध रहा था। क्या कर रहा है? पापा ने कहा है मुझे भी तेरे जैसी बंदूक दिलवा देंगे, बस पहले मैं निशाना लगाना सीख जाऊं। निशाना तो गुलेल से भी लगाया जा सकता है। मैं तुझे अपनी बंदूक ही दे दूंगा, सीख ले। इस समय कुछ अतिरिक्त रूप से दार हो रहा है पट्टी का। दे देगा? चल तो ले आए। ने गुलेल में फंसे कंकड़ को लापरवाही के साथ तड़ाक से जमीन जमीन पर ही उछाल दिया। अभी नहीं, वकील चाचा आए, मम्मी और उनमें कोई बात हो रही जरूरी वाली, अभी बच्चों को घर नहीं जाना चाहिए, बड़े बुजुर्गी अंदाज में। बट ए टीटू, एक बात बताएगा क्या? धुरी का क्या मतलब होता है रे, तू जानता है? धुरी? टीटू सोचने लगा, पूछा पर क्यों? एक बात है, पर तू पहले मतलब बता। बहुत गड़बड़ मतलब होना चाहिए। और बंटी की आंखों के सामने मम्मी का उदास चेहरा घूम गया। लगा जैसे जो कुछ गड़बड़ है वह यही है, और जैसे भी हो उसका मतलब जानना है। शब्द अर्थ की कापी लाऊं, शायद उसमें कहीं लिखा हो। फिर एकाएक बोला, बताऊं? याद आया? याद आ गया। देखिए आंखें कुछ ऐसी चमक उठी। भाई एक लाइन है ना यार, सावधान अधूरी समान। कौन सी लाइन? मुझे तो नहीं मालूम। तुझे कैसे मालूम? तू जब चौथी में आएगा तब पढ़ेगा, तब तो पढ़ेगा। तो मतलब क्या? बंटी जैसे कहीं से खिन्न हो। धूल यानी धूल मिट्टी, समझा? एक बार पढ़ी हुई बात मैं कभी नहीं भूलता। पर टीटू के इस आत्मसंतोष से बंटी का मन हल्का नहीं हुआ। मन ही मन दोहराया, जब एक बार धूल गड़बड़ा जाती है तो धत, यह नहीं, कुछ और होना चाहिए। बात क्या है तू बता ना। बंटी ने एक बार इधर उधर देखा, फिर जरा पास रख कर बोला, जब एक बार पूरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी ही लड़ खड़ा जाती। और फिर कुछ इस भाव से देखने लगा, मानो कह रहा हूं समझ लो, इतनी बड़ी बात। बता सकते हो इसका अर्थ? ये क्या हुआ था? पागल है तू तो। नहीं पागल नहीं हूँ, बहुत बड़ी बात होती है ये। इतनी बड़ी कि मैं और तू तो समझ ही नहीं सकते। मम्मी पापा लोगों की बात, शायद उनकी लड़ाई की बात। और रात में जब सोया तो बार बार मन हो रहा था कि मम्मी से इस बात का अर्थ, अच्छा क्या बात कर गए हैं, सब पूछे। मम्मी ने तो खुद बताने को कहा। कुर्सी के पीछे छिप कर बैठने की जरूरत नहीं, वह कहीं भीतर ही भीतर इतना सहमा हुआ था कि पूछने का साहस ही नहीं हुआ। सब कुछ जानने का यह कौतूहल उसके अपराध को और पुख्ता किया। उसे कुछ भी नहीं जानना, और बिना कुछ पूछे और जाने भी उसे बराबर लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो उसके चारों, जो मम्मी के चारों ओर है। उस गड़बड़ी की बात बताने के लिए ही चाचा कलकत्ते से यहाँ आए हैं। मम्मी इतनी उदास है, पर अब किससे पूछे? उसके पास भी जादू का लैंप होता तो बुलाता, सब पूछ ले। कैसे मिल सकता है जादू का लैंप? फिर धीरे धीरे कहानियों का जादुई माहौल उसकी पलकों पर उतरने लगा और वह सो गया। शकुन के लिए समय जैसे एक लंबे अरसे से ठहर गया। यूं घड़ी की सुई तो बराबर ही चलती थी। रोज सवेरे पीछे से आते घुसकर चमका दमका महल पसंद कर बैठ जाती है, और शाम को बड़ी अलसाई सी धीरे धीरे सरकती हुई एक दूसरे को ठेलते हुए मौसम भी आते ही रहे। फिर भी शकुन को लगता था कि समय जैसे ठहर कर जम गया, और जमे हुए समय की यह चट्टान ना कहीं पर पिघलती थी ना टूटती थी, बस टूटती रही है तो शकुन धीरे धीरे तिल तिल। यूं तो पिछले 2-3 सालों से ही ठहराव का यह एहसास बराबर ही होता रहा है, पर इधर 1 साल से तो यह एहसास तीखा होते होते जैसे असह्य सा हो गया था। सामने खड़ी लंबी छुट्टियां और गर्मी के बेहद लंबे आलस और उदास। कॉलेज क्या बंद हो जाएंगे जैसे समय गुजारने एक खासा बहाना, वरना उसके नितांत घटना विहीन जीवन में मात्र मात्र कॉलेज जाना भी एक घटना की ही अहमियत रखता। कॉलेज और कॉलेज के साथ जुड़े अनेक समस्याओं की आड़ में वह कम से कम किसी में व्यस्त रहने का संतोष तो पा ले, वरना उसकी अपनी जिंदगी में कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो क्षण भर को भी उत्तेजना पैदा कर सके। बंटी यदि सिर के बल खड़ा हो गया, उसी को लेकर वह उत्तेजित सा महसूस करती रहती है। यदि उसने ठीक से खाना नहीं खाया
या कि वह किसी बात पर जिद करके रो दिया, या कि उसने कोई ऐसी बात पूछ ली जो इस उम्र के बच्चों को नहीं पूछनी चाहिए, तो वह उत्तेजित होने की स्थिति तक परेशान हो जाया करती है। हालांकि भीतर ही भीतर वह भी नहीं जानती है कि इनमें से कोई बात उसे सही अर्थों में उत्तेजित करके नहीं थकाती, वरन सही अर्थों में उत्तेजित होने के प्रयत्न में ही वह थक जाती। केवल थक ही नहीं जाती, एक प्रकार से टूट जाती। पर कल कील वकील चाचा ने उसके सामने जो प्रस्ताव रखा और आज जिसके लिए वे फिर आने वाले हैं, उसने उसे भीतर से जैसे पूरी तरह झकझोर दिया। हालांकि वह समझ नहीं पा रही है कि आखिर कल की बात में ऐसा नया क्या था जिसे लेकर वह इतनी परेशान या विचलित हो रहे हैं। एक बहुत बहुत पुरानी समाप्त प्राय सी कहानी की पुनरावृत्ति ही तो है। फिर भी कुछ है कि सारी बात को वह बहुत सहज ढंग से नहीं ले पा रही है। लग रहा है जैसे उसे पूरी तरह मथ दिया गया। वकील चाचा जब भी आते हैं एक बार पूरी तरह मथ जाते। बाहर से तो सब तब भी कुछ घटित नहीं होता है, एक पत्ता तक नहीं हिलता, पर मन के भीतर ही भीतर उसे जाने कितने आंधी तूफानों को झेलना पड़ता है। उसने झेले अजय के किसी के साथ संबंध बढ़ने की सूचना और फिर उसके साथ सेटल हो जाने की सूचना ने उसे कितना तलमिला दिया था। अकेले रहने के बावजूद तब एक बार फिर नए सिरे से अकेलेपन का भाव जागा था। वो तीखा और कटु होकर अपना अपमान की भावना ने उस दंश को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। और कोई 1 साल से ऊपर हुआ चाचा ने ही आकर कहा था, क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता। बंटी को लेकर उसके मन में एक कचोट है, और यही कचोट कभी कभी तो वह ऊपर से नीचे तक क्रूर संतोष से भर गई थी। न चाहते हुए भी आशा की एक हल्की सी किरण मन में कौंधी थी। कौन जाने बंटी, चाचा ने बंटी के लिए खिलौने दिए तो जाने क्यों लगा था कि यह मात्र बंटी के लिए ही नहीं है, बंटी के को माध्यम बनाकर उस तक भी कुछ भेजा गया। उसके बाद अजय स्वयं आया था, हमेशा की तरह अलग ही चेहरा, अलग ही रहा और केवल बंटी को बुलवाया। उससे तो मुलाकात मुलाकात तक नहीं, फिर भी शकुन को लगता रहा कि ना मिलकर भी अजय कहीं फिर सोच से। उस दिन अजय के पास से लौटने पर वह बड़ी देर तक बंटी को दुलारती पुचकारती रही, मानो बंटी अकेला अपने साथ अजय को भी ले आया। पर धीरे धीरे कचोट शायद समाप्त। कम से कम यह तो स्पष्ट हो गया कि उसे लेकर आशा करना एकदम व्यर्थ है। पर उसके बाद से बराबर यह लगता रहा है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, अंतिम और निर्णयात्मक रूप से। और तब से समय उसके लिए जम गया था, शीला की तरह। चाचा ने कल बात शुरू करने से पहले कहा था, अब तो कोई उम्मीद नहीं है। उसे यही लगा था कि उसे ना अब है ना पहले कभी, फिर किस बात की, फिर से साथ रहने की कोई चाहना उसके मन में नहीं। उसने कई बार अपने अजय के संबंधों के रेसे रेसे उधेड़े हैं, सारी स्थिति में बहुत लिप्त होकर भी, और सारी स्थिति से बहुत तटस्थ होकर। पर निष्कर्ष हमेशा एक ही निकला है कि दोनों ने एक दूसरे को कभी प्यार किया ही नहीं। शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास दोनों के मन में बहुत साफ होकर उभर आया था, जिस पर हर दिन और हर घटना ने केवल सान ही चढ़ाई थी। समझौते का प्रयत्न भी दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं होता था, वरन एक दूसरे को पराजित करके अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से। तर्कों और बहसों में दिन बीतते थे और ठंडी लाशों की तरह लेटे लेटे दूसरे को दुखी, बेचैन और छटपटाते हुए देखने की आकांक्षा भीतर ही भीतर चलने वाली एक अजीब लड़ाई थी। वह थी जिसमें दम साध कर दोनों ने हर दिन प्रतीक्षा की थी कि कब सामने वाले की सांस उखड़ जाती है और वह टीम, जिससे कि फिर वह बड़ी उदारता और क्षमाशीलता के साथ उसके सारे गुनाह माफ करके उसे स्वीकार कर, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को निरे एक शून्य में बदलकर, और इस स्थिति को लाने के लिए सभी तरह के दांव पेच खेले गए। कभी कोमलता के, कभी कठोरता के, कभी सब कुछ लौटा देने वाली उदारता।
कभी सब कुछ समेट लेने वाली कृपणता थी। प्रेम के नाटक भी हुए थे, पर तन मन को डुबो देने वाले विभोर। पता नहीं उन क्षणों में कभी भावुकता, आवेश या उत्तेजना रही भी, पर शायद उन दोनों के ही दयालु मनों ने कभी उन्हें उस रूप में ग्रहण ही नहीं किया। दोनों ही एक दूसरे की हर बात, हर व्यवहार और हर अदा को एक नया दांव समझने को मजबूर थे, और इस मजबूरी ने दोनों के बीच की दूरी को इतना बढ़ाया है कि भी उस खाई को पाटने के लिए सेतु नहीं बन सकता, नहीं बन। साथ रहने की यंत्रणा भी बड़ी विकट थी और अलगाव का त्रास भी। अलग रहकर भी वह ठंडा युद्ध कुछ समय तक जारी ही नहीं रहा, बल्कि अनजाने ही अपनी जीत का संभावनाओं को एक नया संबल मिल गया कि अलग रहकर ही शायद सही तरीके से महसूस होगा कि सामने वाले को खोकर क्या कुछ अमूल्य खो दिया है। और वकील चाचा की हर खबर, हर बात इन संभावनाओं को बनाती बिगाड़ती रही थी। सामने वाले को पराजित करने के लिए जैसा सायास और सन्नद्ध जीवन उसे जीना पड़ा, उसने उसे खुद ही पराजित कर दिया। सामने वाला व्यक्ति तो पता नहीं कब परिदृश्य से हट भी गया, और वह आज तक उसी समुद्र में उसी स्थिति में खड़ी है, सांस रोके, दम साधे, घुटी घुटी और कृत्रिम। 7 वर्षों में विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल हो जाने के पीछे भी कहीं अपने को बढ़ाने से ज्यादा अजय को गिराने की आकांक्षा ही थी। वह स्वयं कभी अपना लक्ष्य रही ही नहीं, एक अदृश्य अनजान सी चुनौती, जिसे उसने हर समय अपने सामने हवा में लटकता हुआ महसूस किया था, और जैसे उसका मुकाबला करते करते उससे जूझते जूझते ही वह आगे बढ़ती चली गई। पर इतने पर भी जब सामने वाला नहीं टूटा, तो उसकी सारी प्रगति उसके अपने लिए जैसे निरर्थक हो उठी थी। कल पहली बार मन में आया कि यदि वह अपनी दृष्टि अजय की जगह अपने ही ऊपर रखती, तो शायद इतनी मानसिक यातना तो नहीं भोगती। तब उसका हर बढ़ता हुआ कदम, उसकी हर उपलब्धि उसे कुछ पाने का एहसास तो कराती है। पर अब नहीं, अब और नहीं। बीच में मेज पर दस्तखत किए हुए कागज एक गिलास के नीचे दबे हुए फड़फड़ रहे। मेज के इस ओर शकुन बैठी और दूसरी ओर वकील चचा। कितने दिनों के बाद उसने अजय के हस्ताक्षर देखे थे, और देखकर एक अजीब सी अनुभूति हुई थी, पर चाहकर भी वह उसे नाम नहीं। एक अध्याय था जिसे समाप्त हो गया। 10 वर्ष का यह वैवाहिक जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गई है, पर आ पहुंचने का संतोष तो नहीं है। धकेल दिए जाने की विवश विवश का चोट भर है। पर कैसा है यह छोड़, न प्रकाश, न वह खुलापन, न मुक्ति का एहसास। लगता है जैसे इस सुरंग ने उसे एक दूसरी सुरंग के मुहाने पर छोड़ दिया है। फिर एक और यात्रा, वैसा ही अंधकार, वैसा ही अकेलापन। उसके अपने ही मन में जाने कितने कितने प्रश्न तैर रहे। क्या खुद उसे अजय का संबंध भारी नहीं पड़ने लगा था? क्या वह खुद भी उससे मुक्त होना नहीं चाहती थी? तो फिर कैसा है यह दंश? क्या वह आज तक अजय से कुछ अपेक्षा रखती आई है? नहीं, जैसे कुछ ना पा सकने का दंश। बल्कि दंश शायद इस बात का है कि किसी और ने अजय से वह सब कुछ क्यों पाया जो उसका भाग्य था, या कि इस बात का था कि वह सब कुछ तोड़ ताड़ कर निकलती और अजय उसके लिए दुखी होता, छटपटा। साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए साथ नहीं रह रहे। स्थिति तब भी वैसी ही रहती, पर फिर भी इतना कुछ बदल गया। यदि अजय के साथ मीरा ना होती, बल्कि उसके अपने साथ कोई, सच पूछा जाए तो अजय के साथ ना रह पाने का कुछ नहीं है। यह वरन अजय को क्या, जब उसे उठते बैठते साथ दिए, इन फरफराते पन्नों ने और वकील चाचा के भी अनजाने में शायद बहुत बड़ी
तभी तो चाचा अस्वाभाविक रूप पाए हैं, वरना इतनी देर तक चुप रहे। दोनों के बीच जबरदस्ती फिर आए। इस मौन ने सारी स्थिति को जैसे कहीं और अधिक जटिल बना दिया। शकुन ने कागजों को उठाया और तय करके चाचा की ओर बढ़ाते हुए बोली, इन्हें रख लीजिए। आप इतने चुपचाप क्यों हो गए? अपने स्वर की सहजता से वह स्वयं क्यों? कहीं यह भाव भी जागा कि ऐसी स्थिति में बहुत सहज स्वाभाविक बने रहने की क्षमता उसमें है। चाचा ने इतनी गहरी सांस ली मानो बहुत देर से वे सांस रोके हुए ही बैठे थे। आखिर यह काम भी मेरे ही हाथों होना था। लोग जोड़ते हैं, मैं तोड़ने वाला बना। पता नहीं तुम भी क्या सोच रही हो।